क्या दोस्तों आपको पता है सिविल सेवा परीक्षा 2020 में किसने टॉप किया? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? प्रतिवर्ष अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 26 सितंबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो फाइल मैं आपको पढ़ा रहा हूं या डिस्क्रिप्शन वाली फाइल मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो फाइल पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, सिविल सेवा परीक्षा 2020 में किसने टॉप किया? हाल ही में यूपीएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है और सिविल सेवा परीक्षा 2020 में टॉप किया है शुभम कुमार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शुभम कुमार सिविल सेवा परीक्षा में टॉप पर रहे। दूसरे स्थान पर रही है जागृति अवस्थी, तीसरे स्थान पर रही है अंकिता जैन और दोस्तों कुछ साल पहले टीना डाबी यह सिविल सेवा परीक्षा में टॉप पर रहे थे। उनकी छोटी बहन रिया डाबी ने भी इस साल की सिविल सेवा परीक्षा क्रैक कर ली है और वो इस एग्जामिनेशन में 15वीं रैंक पर है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शुभम कुमार। इमेज में आप देख सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने 2020 सिविल सर्विस एग्जाम का रिजल्ट 24 सितंबर को जारी किया है। इस बार कुल 761 कैंडिडेट्स पास हुए हैं, जिसमें शुभम कुमार ने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट प्राप्त की है। और दूसरे स्थान पर कौन रहे? जागृति अवस्थी। इमेज में आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक 2 पर है। कौन? जागृति अवस्थी। शुभम कुमार के बाद जागृति अवस्थी ऑल इंडिया रैंक 2 पर है और अंकिता जैन ने तीसरा स्थान हासिल किया है। और इस वर्ष चर्चित आईएएस टीना डाबी की छोटी बहन रिया डाबी ने भी 15वीं रैंक हासिल की है। और यहां दोस्तों सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात की यानी कि यूपीएससी, तो यूपीएससी का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर किया गया है वो भी हमें याद रख लेना चाहिए। तो याद रखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार प्राप्त है और इसमें एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी शामिल है। और अनुच्छेद 315 की बात करें तो संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी का गठन का जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। और यह यूपीएससी में सदस्यों की नियुक्ति की बात करें तो यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए कि यूपीएससी में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा यूपीएससी के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। और कार्यालय की बात करें तो यूपीएससी का कोई भी सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तब तक वो पद पर रहेगा। तो इसी तरह का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किसने प्रदान किए? वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए हैं हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह पुरस्कार प्रदान किए हैं। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने वर्चुअल माध्यम से वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि एनएसएस पुरस्कार प्रदान किए।
वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 3 अलग अलग श्रेणियों में, जैसे कि विश्वविद्यालय, +2 परिषदों, एनएसएस इकाइयों और उनके कार्यक्रम अधिकारियों तथा स्वयं सेवकों को दिए जाएंगे। और युवा मामले और खेल मंत्रालय प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, +2 परिषदों, एनएसएस इकाइयों द्वारा किए गए उत्कृष्ट स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा कार्य हेतु उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है। कौन? युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वर्ष 1969 में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व एवं चरित्र विकास के प्राथमिक उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। कब? 1969 में। और राष्ट्रीय सेवा योजना का वैचारिक अभिविन्यास महात्मा गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित है। और राष्ट्रीय सेवा योजना का ध्येय क्या है? मैं ही नहीं आप भी। क्या? मैं ही नहीं आप भी राष्ट्रीय सेवा योजना का ध्येय है। तीसरा क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स पहली बार कितने अंक के ऊपर बंद हुआ? दोस्तों, यह जो आप इमेज में ग्राफ देख रहे हैं वो ग्राफ कुछ इस तरह है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स पहली बार 60,000 अंकों के ऊपर बंद हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 60,000। और घरेलू शेयर बाजारों ने हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को इतिहास रच दिया। बेंचमार्क बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स पहली बार 60,000 अंक के पार पहुंच गया और इस मौके पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में केक काटकर जश्न भी मनाया गया। इमेज आप देख सकते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में केक काटकर जश्न भी मनाया गया क्योंकि पहली बार यह सेंसेक्स ने 60,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। और ग्लोबल मार्केट से मिले बेहतर संकेतों के बल पर आज BSE सेंसेक्स 60,000 का आंकड़ा पार कर गया है। और दोस्तों, यदि आप शेयर बाजार में नए हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको पता नहीं है, तो दोस्तों मेरी तरह ही आप है। मुझे भी यह जो शेयर मार्केट है उनमें ज्यादा बहुत अभिरुचि नहीं है, लेकिन यहाँ करंट अफेयर से जुड़ी हुई बात आई है, इसीलिए मैं आज यहाँ बड़े ही इंटरेस्ट के साथ बता रहा हूँ कि सेंसेक्स हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क इंडेक्स है। क्या? यह सेंसेक्स हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क इंडेक्स है जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि BSE में सूचीबद्ध शेयर्स के भाव में होने वाली तेजी और मंदी को बताता है यह सेंसेक्स। और इसी के जरिए हम इसमें सूचीबद्ध 30 सबसे बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन की जानकारी भी हासिल होती है। और सेंसेक्स भारत का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। यह भी दोस्तों याद रख लो, यह फैक्ट एग्जामिनेशन में पूछ लिया जा सकता है कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट इंडेक्स कौन सा है? सेंसेक्स, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1986 में, 1986 में सेंसेक्स की शुरुआत हुई। और दोस्तों, आपको यदि शेयर मार्केट के बारे में कुछ नया पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जिस तरह हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात की, इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की भी बात आनी चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए चौथा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसको चुना गया है? IAEA, इसका पूर्ण स्वरूप पहले तो क्या होता है वो आप पढ़ लीजिए, आपका ध्यान यहां पर होना चाहिए। IAEA का पूर्ण स्वरूप इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्या? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA का पूर्ण स्वरूप है। और इसके बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसको चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू को यह अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। दोस्तों, यहां इमेज में आप देख सकते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल GC मुर्मू अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के एक्सटर्नल ऑडिटर चुने गए। और विदेश मंत्रालय ने कहा है
कि IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस में उनकी उम्मीदवारी को बहुमत का समर्थन हासिल हुआ है और इस पद पर वह 2022 से 2027 तक काम करेंगे, यानी कि तकरीबन 6 वर्ष तक वो इस पद पर बने रहेंगे। और गिरीश चंद्र मुर्मू ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार पिछले वर्ष 8 अगस्त को ग्रहण किया था। दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि हमारे वर्तमान CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, तो भी हमारा आंसर होना चाहिए गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू यहां हमारे CAG बने। इससे पहले वह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल रहे और वह भारत सरकार में विभिन्न पदों पर भी काम कर चुके हैं। पांचवा क्वेश्चन, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोस्तों यूं तो यह एक वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर में यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी क्यों आई वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एल्ब्रस, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है माउंट एल्ब्रस। और यहां तकरीबन 18 या 20 पर्वतारोही थे। इनमें से 5 पर्वतारोहियों की बर्फीले तूफान के कारण मौत हो गई है, इसलिए करंट अफेयर में आया है माउंट एल्ब्रस। रूस में मौजूद यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को फतह करके वापसी कर रहे पर्वतारोही दल के 5 सदस्यों की यहां बर्फीले तूफान की चपेट में आने से मौत हो गई। और माउंट एल्ब्रस रूस के नॉर्थ कोकासस में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। फीट में कहे तो 18,510 फीट हाइट है माउंट एल्ब्रस की। इमेज आप देख सकते हैं, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। तो यहां इसके साथ हम आगे बात करें तो हादसा क्या हुआ? 19 पर्वतारोहियों का दल इस माउंट एल्ब्रस पर 5000 मीटर की ऊंचाई पर था। इसी दौरान ये पर्वतारोही यहां आए बर्फीले तूफान में फंस गए, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य पर्वतारोहियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में बचा लिया गया है। तो यहां हमने याद रखा कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बोलो मेरे साथ साथ, माउंट एल्ब्रस। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? किलिमंजारो। तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और देनाली, जो अपने पुराने सरकारी नाम माउंट मैक्किनेली से भी जाना जाता है। क्या? देनाली अपने पुराने सरकारी नाम माउंट मैक्किनेली के नाम से भी जाना जाता है और उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है देनाली, जिसका पुराना नाम है माउंट मैक्किनेली। ओके, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का राज्य में स्थित है। यहां मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे एशिया महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। छठा क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान ने किसके साथ मिलकर संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास जाट्टे 2021 का आयोजन किया? हाल ही में पाकिस्तान देश ने चीन देश के साथ मिलकर संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास जाट्टे 2021 का आयोजन किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन देश। चीन तथा पाकिस्तान गुरुवार को एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास के हिस्से के रूप में शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी कि रैट्स को लॉन्च किया। और संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास जाट्टे 2021 का उद्घाटन समारोह खैबर पख्तूनख्वा में राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केंद्र यानी कि NCTC पब्बी में आयोजित किया गया। कहां पर? एक राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केंद्र पब्बी में आयोजित किया गया। और रैट्स की बात करें तो रैट्स का मुख्यालय ताशकंद में है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक स्थायी अंग है। क्या? यह रैट्स शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक स्थायी अंग है जो आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद के खिलाफ सदस्य देशों के सहयोग को बढ़ावा देने का काम करता है। सातवां क्वेश्चन, अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया। किसकी याद में मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की याद में यह प्रतिवर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। भारत में
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। और अंत्योदय का अर्थ क्या होता है? अंत्योदय का मीनिंग गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान या अंतिम व्यक्ति का उत्थान। इंग्लिश में बोले तो अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर और राइज ऑफ द लास्ट पर्सन। तो दोस्तों अंत्योदय का मीनिंग आपको याद रख लेना चाहिए, गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान या अंतिम व्यक्ति का उत्थान है। और यह दिन मोदी सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को घोषित किया गया था। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि अंत्योदय दिवस की घोषणा कब की गई थी? 25 सितंबर 2014 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह अंत्योदय दिवस की घोषणा की थी। कब? 25 सितंबर 2014 को। और आधिकारिक तौर पर 2015 से यह मनाया जा रहा है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में मैं आपको बताऊं तो 1916 में मथुरा में पैदा हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिनसे बाद में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। क्या? यह भारतीय जनसंघ का विलय दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में ही किया गया है। और वे 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता रहे हैं। इमेज में आप देख सकते हैं। और यहां पर भी लिखा है अंत्योदय दिवस 25 सितंबर 2021 को मनाया गया, क्योंकि 1916 में मथुरा में जन्मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिससे बाद में भारतीय जनता पार्टी का उत्थान हुआ और वे 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता थे। और 1940 के दशक में दीनदयाल उपाध्याय ने हिंदुत्व राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म का शुभारंभ किया। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्र धर्म नामक एक मासिक पत्रिका का शुभारंभ किसने किया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। तो बाद में उन्होंने पांचजन्य, क्या यह पांचजन्य एक साप्ताहिक पत्रिका और एक दैनिक स्वदेश शुरू किया था। तो पांचजन्य नामक एक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली थी और एक दैनिक जिसका नाम था स्वदेश वो भी शुरू किया था। वो दोस्तों प्रेस में अपने आप ही सभी टाइपिंग करते थे, यानी कि वो भी प्रेस में काम करते थे। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में सोलर डीसी कुकिंग तकनीक किसने विकसित की है? सोलर डीसी कुकिंग तकनीक विकसित की है CMERI ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है CMERI। हाल ही में केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि CMERI द्वारा सोलर डीसी कुकिंग तकनीक विकसित की गई है। दोस्तों CMERI पूर्ण स्वरूप केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान और CMERI वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के तहत एक संस्थान है। और यह एक सौर ऊर्जा आधारित कुकिंग सिस्टम है जिसमें सोलर PV पैनल, चार्ज कंट्रोलर, बैटरी बैंक और कुकिंग ओवन शामिल है। पूरा सेट इमेज में आप देख सकते हैं। और सोलर डीसी कुकिंग सिस्टम की क्षमता पारंपरिक सोलर आधारित कुकिंग सिस्टम से 20 से 25% अधिक है। 9वां क्वेश्चन, विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे हाल ही में मनाया गया है 25 सितंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 25 सितंबर। बोले तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। विश्व फार्मासिस्ट दिवस यानी कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे हर साल 25 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। स्वास्थ्य में सुधार में फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। किस उद्देश्य से मनाया जाता है? स्वास्थ्य में सुधार में फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और यह दिन इस संगठन की परिषद के साथ साथ इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, क्या इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन जिसे शॉर्ट में FIP भी कह सकते हैं, तो इसकी एक महत्वपूर्ण पहल थी। और इस वर्ष की यह वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की थीम क्या रखी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इस साल की थीम फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद। इंग्लिश में बोले तो फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि इस वर्ष की थीम क्या रखी गई है?
फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद, यानी कि फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ है। और यहाँ विश्व फार्मासिस्ट दिवस के इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह दिवस इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के द्वारा मनाया जाता है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नीदरलैंड के द हेग में। क्या? नीदरलैंड के द हेग में इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन का हेडक्वार्टर स्थित है और इस संगठन की स्थापना कब हुई? 25 सितंबर 1912 को। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डोमिनिक जॉर्डन। क्या? डोमिनिक जॉर्डन इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन MK-1A की आपूर्ति हेतु भारी वाहन कारखाना अवधि चेन्नई को एक आदेश जारी किया? हमारे देश के रक्षा मंत्रालय ने तकरीबन 118 मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन MK-1A की आपूर्ति हेतु भारी वाहन कारखाना अवधि चेन्नई को एक आदेश जारी किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 118। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 118 मुख्य युद्धक टैंक, क्या 118 मेन बैटल टैंक अर्जुन MK-1A की आपूर्ति हेतु भारी वाहन कारखाना अवधि चेन्नई को एक आदेश जारी किया है। और यह अत्याधुनिक MBT MK-1A अर्जुन टैंक का एक नया संस्करण है। क्या? यह MBT MK-1A अर्जुन टैंक का एक नया संस्करण है जिसे फायर पावर, गतिशीलता और युद्ध क्षेत्र में बने रहने की सामर्थ्य में बढ़ोतरी के लिहाज से डिजाइन किया गया है। और अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक परियोजना वर्ष 1972 में DRDO द्वारा शुरू की गई थी। तो यह फैक्ट भी याद रख लो, अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक परियोजना वर्ष 1972 में DRDO द्वारा शुरू की गई थी और कुल 72 नई विशेषताओं और अधिक स्वदेशी सामग्रियों के साथ MK-1 संस्करण दिन तथा रात के दौरान लक्ष्य पर सटीक वार करने की दक्षता के अलावा सभी क्षेत्रों में सहज गतिशीलता सुनिश्चित करेगा। और इस स्वदेशी MBT की क्षमता विश्व भर में अपने वर्ग के किसी भी समकालीन टैंक के बराबर है। तो दोस्तों, मेड इन इंडिया के तहत विकसित किया जा रहा है अर्जुन टैंक का यह नया संस्करण। और 7,523 करोड़ रुपए का यह ऑर्डर रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल को और अधिक बढ़ावा देगा तथा आत्मनिर्भर भारत की स्थिति प्राप्त करने की दिशा में भी यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 13वां क्वेश्चन, US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में कौन सी कोविड-19 वैक्सीन के बूस्टर डोज की मंजूरी दे दी? दोस्तों, US फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में फाइजर और बायोएनटेक यह दोनों कोविड-19 वैक्सीन के बूस्टर डोज को मंजूरी दे दी, यानी कि हमारा आंसर बन जाता है B और C दोनों। कौन कौन सी वैक्सीन? एक का नाम है फाइजर, दूसरी वैक्सीन का नाम है बायोएनटेक। US फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में फाइजर और बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के बूस्टर डोज को मंजूरी दे दी है, जो कि 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों तथा कुछ अन्य उच्च जोखिम वाले अमेरिकी नागरिकों को प्रदान किया जाएगा यह बूस्टर डोज, जिसमें कौन कौन सी वैक्सीन शामिल है? फाइजर और बायोएनटेक। और बूस्टर डोज को दूसरी खुराक के पूरा होने के कम से कम 6 माह बाद दिया जाना है। क्या? बूस्टर डोज को दूसरी खुराक के पूरा होने के बाद कम से कम 6 माह के बाद दिया जाना है। और इस डोज को प्राप्त करने वाले लोगों में मुख्यतः स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता, शिक्षक और डे केयर स्टाफ, किराना कर्मचारी और बेघर या जेलों में मौजूद कैदी इसमें शामिल होंगे। 12वां क्वेश्चन, पुरुषों के हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? पुरुषों के हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी दोस्तों ओडिशा राज्य करने जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा राज्य। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी। इमेज में आप देख सकते हैं। ओडिशा 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक यहाँ कलिंगा स्टेडियम, क्या यह कलिंगा स्टेडियम में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। कौन? ओडिशा राज्य। कब आयोजित करेगा? 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक दोस्तों यह पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप आयोजित किया जाएगा। और हॉकी इंडिया ने हाल ही में
ओडिशा सरकार से 2 महीने में होने वाले पुरुष जूनियर विश्व कप के लिए उनका समर्थन करने के लिए संपर्क भी कर लिया था। और नवीन पटनायक ने इस आयोजन के लिए लोगो और ट्रॉफी का भी अनावरण किया। इमेज में आप देख सकते हैं नवीन पटनायक जी ने दोस्तों इसका लोगो और ट्रॉफी का भी अनावरण किया। लखनऊ ने 2016 में टूर्नामेंट के आखिरी संस्करण की मेजबानी की थी, जहां भारत ने सम्मान का दावा किया था। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया पहल के कितने साल पूर्ण हुए? मेक इन इंडिया पहल के हाल ही में 7 साल पूर्ण हुए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 7 साल। मेक इन इंडिया संबंधी पहलों से पिछले 7 वर्ष में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है। इन 7 वर्षों में भारत में 440 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। क्या? पिछले 7 वर्षों में भारत में 440 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। और देश को निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र ने 25 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की थी। दोस्तों यह फैक्ट याद रख लो कि मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब और किसने की थी? तो 25 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी। और इस पहल का उद्देश्य क्या? निवेश को सुविधाजनक बनाना, नवाचारों को बढ़ावा देना और निर्माण संबंधी सर्वोत्तम ढांचा स्थापित करना है। मेक इन इंडिया पहल से आर्थिक वृद्धि और विकास में देश का प्रदर्शन बेहतर भी हुआ है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किस भारतीय समुद्री तट को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? दोस्तों कोवलम और ईडन को हाल ही में मिला है और पिछले साल केरल के कप्पड़ को भी यह ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। तो हमारा यहाँ आंसर बन जाता है उपर्युक्त सभी। लगभग सभी दोस्तों ने बहुत ही डिस्क्रिप्शन में यह आंसर लिखा है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है अमित जांगेड़, उन्होंने उपर्युक्त सभी लिखा और साथ साथ तमिलनाडु के बारे में भी बताया है। बहुत बढ़िया। और यह ब्लू फ्लैग प्रमाणन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा यह प्रमाणन दिया जाता है। तो महावीर सिंह परमार, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है उपर्युक्त सभी। प्रदीप हर्षलिया, उन्होंने भी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है और उन्होंने लिखा है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब GK 2020। थैंक यू सो मच प्रदीप सिंह हर्षलिया। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है विजय सावड़िया। राकेश गामित ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है उपर्युक्त सभी, वेरी नाइस। विशाल पंड्या, आपका आंसर बिल्कुल सही। और उन्होंने दोस्तों ब्लू फ्लैग प्रमाणन के बारे में बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है और साथ साथ उन्होंने यह कप्पड़ का जिक्र नहीं किया है। क्या? कप्पड़ का जिक्र नहीं किया है। तमिलनाडु और पुदुचेरी की या कोवलम और ईडन का जिक्र किया। तो यहाँ उपर्युक्त सभी आंसर आएगा, यानी कि मीन्स डी आंसर आएगा। और उत्सव मोदी, वेरी नाइस। और गवानिया धरती, उन्होंने भी लिखा है कि हेलो सर, नमस्ते, आई एम फ्रॉम सुरेंद्रनगर, सुरेंद्रनगर से बिलोंग करती है गवानिया धरती। आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। और सुभाष शर्मा, आपका आंसर बिल्कुल सही। सभी दोस्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन यानी कि दोनों ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला शहर कौन बनेगा? सही ऑप्शन चुनिए कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बनेगा? आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।